प्रश्न आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। तो अभी ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ हैं ये प्रशांत कुमार। अभी इनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा हवास ग्रुप इंडिया के सीईओ हैं राणा बरुआ, उनको इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो सिंपल सा अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार, उपाध्यक्ष बने हैं राणा बरुआ। अभी विनीत कुमार आपको याद है केवीआईसी के सीईओ बने थे। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने और नितिन गुप्ता सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के ये चेयरमैन बने थे, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी सीईओ नियुक्त किया है, तो आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। तो सुंदर रमन राममूर्ति अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ होंगे और ये किनका स्थान लेंगे? आशीष कुमार चौहान का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, अगर सेबी के बारे में बात करें तो देखो इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे सेबी को कानूनी मान्यता कब मिली? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसकी अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। आपको याद हो तो सेबी ने उषा थोराट की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी किया। बाकी बताओ अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। फिक्की के अध्यक्ष बने थे सूर्यकांत पांडा। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। अच्छा, अभी आपने कहा ना अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? आशीष कुमार चौहान। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, भारत के अभी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन बने हैं? आपको हिंट दे दूं, उनका सरनेम भी चौहान ही है। और इसी तरह से एक और चौहान आपको याद आएंगे, कौन? फागू चौहान। ये बताओ फागू चौहान किस राज्य के गवर्नर हैं? बताओ आप, हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। तो सन 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह, जिनको उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अभी इनको नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और ये आलोक सिंह की जगह लेंगी। आप जानते हो देश की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है? कंचन चौधरी है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इसी साल इनका निधन हो गया। कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है। आप जानते हो असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी? वायलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग। अभी असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? सैयदा अनवरा तैमूर। चलो आप ये बताओ सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। फेडरेशन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लीसा स्टालेकर। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच है। और पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी थी? फ्रांस की स्टेफनी फ्रेफर्ट। ये पढ़ा था अभी हमने, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। तो अभी भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण को 3 साल के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब होता है? 1 जून 2005 को। और आप जानते हो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और 29 जून को ही क्यों मनाते हैं ये दिन? क्योंकि भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को, उनकी जयंती होती है 29 जून को। और वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर 5 साल में एक बार। जैसे पहले 2010 में, फिर 2015, फिर 2020, अब 2025 में मनाएंगे, ये भी याद रखना। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम नाम है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने जक्षे शाह नाम है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम नाम है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर को। तो अभी हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
वे कहां से हैं? वे महाराष्ट्र से हैं। वे 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और याद रखना, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। बाकी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने किशोर कुमार बासा। 16वें अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमणि। और अभी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे अनिल चौहान। और चौहान से आपको एक नाम जरूर याद आएगा, चलो उनका नाम आप ही बताओ। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं ऐसे है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ का नाम क्या है? उनके नाम में चौहान आता है। और एक और चौहान है फागू चौहान। ये भी बताओ ये किस राज्य के गवर्नर हैं? आप बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र शर्मा को। तो अभी विजेंद्र शर्मा को 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, यानी कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की स्थापना उसकी होती है 1959 में। कोलकाता में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे, याद है आपको। और अभी हमारी 27वीं नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आंसर होगा भारती दास। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ बने हैं किशोर कुमार पोलुदासु। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय कुमार। तो अभी संजय कुमार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया। अभी रक्षा सचिव बने थे गिरिधर अरमाने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यानी कि सचिव बने अलका उपाध्याय। नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे संजय मल्होत्रा। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा फिर बताइए, 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो आंसर होगा नरगेसी। नरगेसी ये एक ईरानी फिल्म है जिसने अभी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी जी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। इसके निर्देशक है पायम अस्कंदरी। अच्छा, गांधी शांति से मुझे एक पुरस्कार याद आता है, गांधी शांति पुरस्कार। लास्ट टाइम ये 2020 में दिया गया था। किसे मिला था? बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को। बाकी यहाँ पे हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये इसका 53वां एडिशन था 2022 में, ये याद रखना। अभी 20 से लेके 28 नवंबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। और इसमें 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई गई। और याद रखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। ये स्पेनिश फिल्म है और एक ईरानी लेखक और निर्देशक हैं नादेर सेईवर। इनको नो एंड नाम की मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस बार वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में पहली बार साइंस संस्कृत फिल्म है यानम, ये भी दिखाई गई है। ये फिल्म इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन, उनकी जो आत्मकथा है माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, उस पर आधारित है। और इसको बनाया किसने है इस फिल्म को? AV अनूप ने। बाकी आपने पढ़ा था इस बार इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? चिरंजीवी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है कार्लोस सोरा को। फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश बना। और इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर ने किया था। और ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनका एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। आप इनको ध्यान रखना पॉइंट्स को। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह को।
अभी आपको याद है 26 नवंबर को हमने नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया था। तो इसी दिन हरियाणा के किसान हैं जितेंद्र सिंह, उनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें देसी नस्ल की गाय भैंस पालन की सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में ये सम्मान मिला है। वैसे हमारे पशुपालन व डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। अच्छा, क्या आप बता पाओगे मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। और अगर पूछे आपसे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। किसके क्षेत्र में? मिल्क के क्षेत्र में। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जिनकी जयंती होती है 26 नवंबर को। उस दिन हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। जबकि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। और दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर होता है? लैक्टोमीटर होता है। और दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस। वैसे राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल हरियाणा में। और नॉर्मल दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। चलो बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है? जेरी। और अंडे और दूध योजना किसने शुरू किया था? केरल सरकार ने। इसमें आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र के, उनको दूध दिया जाएगा। और इसी तरह से याद रखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया था राजस्थान ने। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। वैसे अगर पूछे, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, शेहान करुणा तिलिका का नाम आपने सुना है? ये श्रीलंका के लेखक है। अभी बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था इनके नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। और गीतांजलि श्री, इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। बाकी MT वासुदेवन नायर, ये मलयालम साहित्यकार है। अभी पहला केरल ज्योति पुरस्कार इन्हें मिला। और KP कुमारन, ये मलयालम फिल्म निर्माता है। केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जिसे कहते हैं JD डेनियल अवार्ड, ये इनको मिला है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इमायम को। तो तमिल कवि हैं ये, वी अन्नामलाई बोल दो, या इन्हें ही इमायम कहते हैं, जिनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में एक बड़े फेमस राष्ट्रीय कन्नड़ कवि थे कुवेम्पू, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है इसमें। तो इस बार ये मिला है इमायम को। अच्छा, खालिद जावेद का नाम आपने सुना है? उर्दू उपन्यासकार हैं ये। अभी इन्होंने अपने उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार जीता था। या थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके उपन्यास का नाम तो था नेमत खाना, और ये किसका उर्दू में अनुवाद था? द पैराडाइज ऑफ फूड का। तो उसके लिए इन्होंने ये 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार जीता था। वैसे साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आंसर करना ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये 56वां किसे मिला? नीलमणि फूकन को। और 57वां मिला है दामोदर माउजो को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला नमिता गोखले को थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तनिकेला भरणी को। तेलुगु लेखक हैं ये, तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। अभी आप जानते हो साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था 2022 में? एनी एर्नॉक्स को मिला था, फ्रांसीसी लेखिका है वो। बाकी आरफा खानम के बारे में पूछोगे तो 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला इनको। और प्रोफेसर वजाहत हुसैन, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वैसे तो। अभी दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था, तब इनका नाम न्यूज में आया था। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा अवनी लखेरा। तो अभी फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है।
और इनके अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अवनी लखेरा ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं, पैराशूटर हैं ये। अभी राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। अभी कौन सा पद्म पुरस्कार मिला इन्हें? तो नीरज चोपड़ा के साथ इनको भी पद्मश्री ही मिला है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी कौन से पैरा एथलीट है वो जिनको पद्म भूषण मिला था? उनका संबंध भाला फेंक से है, ये हिंट मैंने आपको दे दी है, अब बताओ। बाकी मणिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो अभी एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो आंसर होगा मणिका बत्रा। और एक और टेबल टेनिस प्लेयर का नाम याद रखना, वो तमिलनाडु से हैं। हम बात कर रहे हैं अचंता शरत कमल की, क्योंकि अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 उनको मिला है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी वो बने हैं। तो नाम तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 याद रखना, इसको सौराष्ट्र ने जीता है। दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता है, पहली बार इसने 2019-20 में जीता था। बात करें सौराष्ट्र ने किसे हराया? महाराष्ट्र को हराया। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ऋतुराज गायकवाड़, ये महाराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। इसका फाइनल हुआ है भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। और आपको बता दूं, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता, मुंबई को हरा करके। इसी तरह से आपको याद आएगा ईरानी ट्रॉफी, इसको जीता है शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पड़ा था, उसको मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हराकर। और दुलीप ट्रॉफी की बात करें तो इसको जीता है वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर। और आईपीएल जो अभी 2022 में हुआ था, 15वां संस्करण था, भारत में हुआ था, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हराकर। वहीं मेंस एशिया कप 2022 जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसको श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। और वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। ये कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। इसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा भारत में। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किया जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 का ये तीसरा संस्करण है। कहाँ पे? भारत में। 5 दिसंबर को शुरू होगा, जो कि 17 दिसंबर 2022 तक चलेगा। याद रखना, ये इसका तीसरा संस्करण है। और बताओ अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? युवराज सिंह को। आप जानते हो अभी 4000 T20 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे कौन? विराट कोहली। और अभी एक साल में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सूर्य कुमार यादव। और T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे अयान खान, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। जबकि रोहित शर्मा ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। आपको याद है 2023 में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण होगा साउथ अफ्रीका में। और पूछे अगर आपसे कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के हैं ये। और इसी तरह से 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो, वे भी वेस्ट इंडीज से हैं। और अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान को हरा करके। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो गोवा में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर के इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लुसोफोन ये वो लोग हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है
या तो दूसरी सामान्य भाषा पुर्तगाली है। आपको पता है गोवा पे पहले पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, फिर 1961 में हमने उनको लात देके यहाँ से भगा दिया था। उसके लिए हमारी भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। देखो, महोत्सव की बात है तो आप जानते हो पुष्कर महोत्सव या पुष्कर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला अगर आपसे पूछे तो कंफ्यूज मत होना, वो राजस्थान में होता है, राजस्थान के अजमेर में। और जम्मू कश्मीर में कंचोत महोत्सव मनाया जाता है। अभी पहला लेवेंडर महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। हेरत त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। खीर भवानी मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और छठ पूजा ये फेमस है बिहार में। बथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना में होता है। एक नुआखाई महोत्सव याद रखना। बाली जात्रा महोत्सव हो गया, धानु जात्रा महोत्सव हो गया, इन सब का आयोजन होता है उड़ीसा में। खर्ची पूजा का आयोजन होता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ही लाई हराउबा का आयोजन भी होता है। चापचार कुट आपसे पूछे, इसका आयोजन होता है मिजोरम में। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी याद रखो, इसका आयोजन होता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये नागालैंड में होता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार ये तेलंगाना का है। अभी संगाई उत्सव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। संगाई हिरण याद आया, ये राज्य पशु है किसका? मणिपुर का। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। और याद रखना, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। वैसे 1 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 यानी कि 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना होती है? तो 13वें संविधान संशोधन के तहत यह राज्य बना था। और वैसे इसका नाम हॉर्नबिल ये किसके नाम पर है? तो हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, क्योंकि राज्य की जो जनजातियां हैं वो इस पक्षी को पवित्र मानती है। और ये जो फेस्टिवल है ये नागा हेरिटेज विलेज है किसामा, यहाँ पे ये मनाया जाता है। और इस बार इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अच्छा, यहाँ पे एक बात थोड़ी सी आप ध्यान देना, हम अगर बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो आप उत्तर कर दोगे नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो हम मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से एक कंफ्यूजिंग वाला और है, एक पुष्कर फेस्टिवल होता है, कई बार पढ़ा है हमने, ये हम जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। लेकिन अगर पुष्कर मेला पूछा जाए तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान के अजमेर में। और उसी तरह से एक और कंफ्यूजिंग वाला जोड़ा है कि हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो तो हम उत्तराखंड में मनाते हैं। लेकिन हरेली उत्सव के बारे में आपसे पूछेंगे तो वो हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। बाकी वैसे अभी जम्मू कश्मीर में कंचोत महोत्सव मनाया जाता है। खीर भवानी मेले का आयोजन होता है। अभी पहला लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। हेरत त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। अच्छा, बथुकम्मा फेस्टिवल का होता है? तेलंगाना में होता है। नुआखाई महोत्सव आपसे पूछे, बाली जात्रा महोत्सव पूछे, धानु जात्रा महोत्सव पूछे, ये सब का संबंध उड़ीसा से है। अच्छा, खर्ची पूजा कई बार एग्जाम में आता है। खर्ची पूजा ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में ही लाई हराउबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। चलो बताओ, हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच में घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया गया। कब? अभी 2 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे? असम की बराक घाटी में। जिसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताना उसका उत्तर, कि पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, और आंसर आपके सामने लिखा है। आंसर होगा सिलचर, असम में। आप जानते हो अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न ये किस राज्य में स्थापित किया गया? असम में। है क्या ये? तो असम में आप जानते हो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। तो उन गेंडों के सिंगों की राख से बनकर के जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसे कहते हैं अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न। एक बॉक्सर है आपकी लवलीना बोरगोहेन, नाम तो सुना ही होगा, यह असम की है। असम का क्लासिकल डांस यह है सतरिया। और भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कहां से कहां? सादिया से धुबरी। और किस नदी पर है?
ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे चाइना या तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही माजुली द्वीप स्थित है, ये भी याद रखना। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 दिसंबर को। आप जानते हो हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन HIV से संक्रमित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और इस बीमारी से जान गंवाने वाले रोगियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा इक्वलाइज, यानी कि समानता स्थापित करना। एड्स की बात करते हैं पहले। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होता है, HIV वायरस, और इस HIV की भी फुल फॉर्म पता हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, इसी प्रश्न से रिलेट करके 2 डे में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, या उसी को आप HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी बोलते हो। वो हम कब मनाते हैं, 18 मई को। और एक होता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वो सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। तो इस बार हमने उसको 10 सितंबर को मनाया, तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा चलो ये बताओ, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आंसर होगा एलाइसा टेस्ट, या जिसे आप एलिसा टेस्ट भी बोल देते हो, प्रोनाउंसिएशन वाली बात है वो। तो इस एलाइसा का मतलब क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अभी आपको याद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया, एम पॉक्स कर दिया, ये भी ध्यान रखना। बाकी 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह है, और इसका मोटो होता है जीवंत पर्यंत कर्तव्य। तो ये भी आप ध्यान रखना। दिसंबर के डेज स्टार्ट हो चुके हैं, साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना, याद करते हुए चलना, दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। तो हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन समाज और विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस बार की थीम क्या है, थीम बड़ी लंबी है लेकिन आप ये स्टार्टिंग का याद रख लो, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अभी किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, उसको लॉन्च किया था, आंसर होगा IIT हैदराबाद। और अगर आपसे पूछे किस IIT ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन बनाया है, तो आंसर होगा IIT मद्रास। और उसका नाम क्या है उस वाहन का, नियोबोल्ट। और आपको याद होगा दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे जॉन मैकफॉल। ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं और इन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में भेजेगा। ये नाम आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कौर ने राजस्थान के रेगिस्तान में ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया था राजस्थान में ही। और आपको याद होगा भारतीय वायुसेना ने भी अभी वायु शक्ति नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था राजस्थान में ही। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान में ही। उससे पहले अभी भारत और ओमान के बीच में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान में ही। और ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज भी इसी साल के स्टार्टिंग में किया था हमने ओमान के साथ राजस्थान में ही। तो ये भी याद रखना। बाकी आप जानते हो भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है, हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के हैं। अच्छा, भारतीय सेना में 6 तो ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है जहां पे ट्रेनिंग होती है। और ये कमांड कहाँ कहाँ पर है, मतलब इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा जान लो। वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जैसे कि अगर पूछे पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी कमान का चंडी मंदिर हरियाणा में। उसी तरह से उत्तरी कमान का उधमपुर जम्मू में है और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है।
और मध्य कमान का मिलेगा लखनऊ यूपी में, और दक्षिण पश्चिमी कमान का मिलेगा जयपुर राजस्थान में। तो सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय मिलेगा शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अग्नि योद्धा यानी कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। अग्नि योद्धा एक्सरसाइज याद रखना, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। 13 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक ये चला और ये इसका 12वां संस्करण था। बात करें हुआ कहाँ पे? फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में ये हुआ। वैसे आप जानते हो सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। एक सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज हमने किया था इसी साल विशाखापत्तनम में। वैसे सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और एक सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है। वैसे सिटमैक्स हम सिंगापुर और थाईलैंड दोनों के साथ करते हैं, मतलब इसमें 3 देश होते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं ली सेन लूंग और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। और अभी आपको याद होगा सिंगापुर के टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका नाम भी याद रखना। बाकी आपको याद है अभी उदार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में, मलेशिया में हुआ था ये। अभी अमेरिका के साथ हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया उत्तराखंड के औली में, और अमेरिका के साथ अभी वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया किर्गिस्तान के साथ में। ओमान के साथ अभी अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया हमने, राजस्थान में किया। और ओमान के साथ अल नगाह भी करते हैं और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। वहीं वियतनाम के साथ अभी विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हमने हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश में। अभी मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन भी हुआ था नवंबर में, जापान में हुआ था, जिसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते। क्वाड देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। फ्रांस के साथ अभी गरुड़ एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। गरुड़ शक्ति हमने किया था अभी इंडोनेशिया के साथ में। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा सचिव ने, जो अभी अभी नए बने हैं। क्या नाम है? गिरिधर अर्मा ने। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास, यानी कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। आपको याद है अभी भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। और हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। अच्छा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में। और किसने पहले होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर होगा दुबई। वैसे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह भी फरवरी 2023 में होगा। कहां पे? फिजी देश में। और युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहां पे हुआ? मिस्र में हुआ। और 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? कनाडा में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। डिफेंस एक्सपो 2022 का भी आयोजन हुआ था, कहां पे हुआ था? गुजरात में तो हुआ था, गुजरात में कहां पे हुआ था ये पूछ रहा हूं। बाकी भारतीय तटरक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? वीएस पठानिया है, नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक ये कहां होगी? तो आंसर होगा उदयपुर। तो राजस्थान के झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर, ये 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। और बैठक की अध्यक्षता ये भारतीय शेरपा जो है अमिताभ कांत वो करेंगे। आपको बताया 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1999 में। ये 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन G20 का हेडक्वार्टर कहीं पे नहीं है। और बात करें 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, उसने इसकी 17वीं बैठक की मेजबानी की। और अब 2023 में इसकी 18वीं बैठक भारत में होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता संभाल चुका है। और इस बार इसकी थीम क्या होगी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और
इसके शेरपा बनाए गए हैं कौन? अमिताभ कांत। इसी तरह से आप याद रखना 2022 में बिम्स्टेक की बैठक कहां पे हुई थी? श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि ब्रिक्स की अभी 14वीं बैठक हुई थी चाइना में। G7 की अध्यक्षता की है जर्मनी ने। वहीं आसियान की अध्यक्षता की है कंबोडिया ने। और 2022 में क्वाड देशों की जो चौथी बैठक है वो टोक्यो जापान में हुई। अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन किया गया मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। पिछले साल 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और अभी 2022 में इंटरपोल की 90वीं बैठक, इसका आयोजन हुआ था भारत में, भारत के नई दिल्ली में। और अगले साल 91 नंबर की इंटरपोल की जो बैठक होगी वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी। तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में भारत के पास होगी। तो उसी मौके पर, यानी कि भारत की अध्यक्षता के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कौन करेंगे? हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरा लिख के तो बताओ हमारे विदेश सचिव कौन है? अभी इनके बारे में पढ़ा था हमने। तो इस प्रतिमा की बात करेंगे। महात्मा गांधी जी की जो ये स्टैच्यू होगी, प्रतिमा होगी, इसको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रखा जाएगा। अब ये भी बता दो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? और ये पहली गांधी जी की मूर्ति होगी जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की बात है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं इनसे, जैसे कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहां से भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा कि अगले साल 2023 में इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? इसका भी उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और अफ्रीकी गांधी हम कहते हैं नेल्सन मंडेला को। और अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस कारण महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि को छोड़ दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। और किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 की बात है। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। और इसका अंग्रेजी में नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और हिंदू स्वराज ये भी इन्होंने ही लिखा था और ये इनकी पहली पुस्तक थी। अच्छा, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन ये कब समाप्त हुआ? फरवरी 2022 में। और शुरू कब हुआ था? सितंबर 1920 में। और समाप्त किस कारण से हुआ? चोरा चोरी की घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बाकी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए फिर कि 2018 से 20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो आंसर होगा 97। मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, मातृ मृत्यु अनुपात। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसीलिए इस प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये 2014-16 में 130 था, जो कि अभी 2018-20 में घट करके केवल 97 रह गई है। क्या मतलब होता है इसका मातृ मृत्यु अनुपात का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का? कि 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं, जो अभी घटकर कितनी हो गई? 97 हो गई। तो ये एक उपलब्धि है। पहले ये 130 थी। और वैसे सरकार ने मातृ मृत्यु अनुपात को 2030 तक 70 करने का लक्ष्य रखा है, ये भी ध्यान रखना।
और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा असम में है, 195 है, और सबसे कम केरल में है, कितनी है, 19 है। ध्यान रखना, ये डेटा भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा बंधन म्यूचुअल फंड। तो एक तो आईडीएफसी एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, उसका मैनेजमेंट संभालती है। तो उसका तो नाम बदल करके बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया। यहाँ पे आईडीएफसी का क्या फुल फॉर्म हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें, स्थापना इसकी 2010 में होती है। ये भारत में नवा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है। और बंधन बैंक की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 2015 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं, और इसका टैगलाइन होता है आपका भला सबकी भलाई। अच्छा देखो, नाम बदलने की बात है तो अभी आपको याद होगा, पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर कंट्रोलर ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। अभी इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है। अभी उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा है। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा है। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बीएस येदियुरप्पा के नाम पे रखा है, जो कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये सब याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शेखर पाठक ने। तो अभी 2 दिसंबर 2022 को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नाम की बुक को सम्मानित किया गया। इस बुक को इतिहासकार और वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखा है। ये जो कमला देवी पुरस्कार है, ये किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। चिपको आंदोलन आपको बताएं, ये कब हुआ था? 1973 में। कहाँ पे हुआ था ये? उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में। वैसे अब ये उत्तराखंड में आता है, वहां पे ये शुरू हुआ था। और एक नाम जरूर याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिनका अभी पिछले साल 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन ये मूल रूप से किसके खिलाफ था? पेड़ों की कटाई के खिलाफ था ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? खेजड़ली आंदोलन। 1730 की बात है, राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ली गांव में हरे भरे पेड़ों को जोधपुर के जो महाराजा थे उनके द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अच्छा, बाकी हम बात करें अभी असगर वजाहत की, तो व्यास सम्मान इनको मिला था इनके उपन्यास महाबली के लिए। और खालिद जावेद की बात करेंगे, 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला इन्हें, ये उर्दू उपन्यासकार है। और शेहान करुणा तिलेका, ये श्रीलंका के लेखक है, इन्हें अभी अपने नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। वहीं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? गीतांजलि श्री को, उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। अगर मैं आपसे पूछता कि अभी बताओ 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर करते आप डॉक्टर माधव हाड़ा को, उनके कृति पचरंग चोला पहर रखी री के लिए। और 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे के लिए। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। तो भारत ने दिसंबर महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो अब भारत 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। और वैसे भी अब भारत का जो 2 साल का कार्यकाल था वो भी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं बात करें तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं।
और 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया। और इन्हीं के पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या हो गया? अगर किसी भी फैसले पे किसी भी एक सदस्य ने मना कर दिया तो मतलब वो मंजूर नहीं हो सकता। मना करने की शक्ति आप कह सकते हो। और ये वीटो पावर ही तो है जिसके कारण भारत इसका सदस्य नहीं बन पा रहा। बाकी लोग तो चाहते हैं, लेकिन जो चाइना है वो नहीं चाहता, वो हर बार मना कर देता है। रशिया प्रस्ताव रखता है कि भारत को सदस्य बना लें। अमेरिका के मन में तो क्या है पता नहीं चलता है, वो बाहर से पता लगने नहीं देता है, लेकिन जो चाइना है वो साफ साफ मना कर देता है। तो मान लो अमेरिका के मन में मना करने का भी हो, तभी वो ऊपरी ऊपरी हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको पता है चाइना तो मना ही करेगा, तो भारत तो वैसे भी सदस्य नहीं बनने वाला, तो मैं ऊपर से क्यों बुरा बनूं। तो ये है वीटो पावर। बाकी इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 2 साल का। और अगर बात करें भारत कौन सी बार इसका अस्थायी सदस्य बना है, तो 8वीं बार बना है। और भारत दिसंबर महीने में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, वही इस बार दिसंबर महीने में भारत की तरफ से इसकी अध्यक्ष होंगी। अच्छा, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही कहते हैं। अच्छा, कई बार हमारी रिवीजन वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये प्रश्न कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये आप लोग बताओ। अब वैसे अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके टोटल सदस्य देश हैं 193। और सबसे आखिरी वाला था साउथ सुडान। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। आप जानते हो भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे दिलीप तिर्की नाम है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बने थे डॉक्टर राजीव बहल। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने थे कल्याण चौबे, उनका नाम है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो आप सभी जानते हो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और महासागरों का गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने इस रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में $1.2 बिलियन खर्च करने का भी संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी कैनबेरा है, प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। अच्छा, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक्सरसाइज किया था, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें तो वैसे क्वाड देश हिस्सा लेते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन करता है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है। अभी काकाडू एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था, जिसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था। अमित दास गुप्ता का नाम आपको याद होगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला था इनको। और अभी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ही खोजा गया था दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। आपको याद हो डेविस कप पढ़ा था हमने। पहले तो ये बताओ डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है, जिसको अभी कनाडा ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और अभी पहला बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप कहते थे, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, इसको अभी स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। जबकि हम बात करें अगर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को मत भूलना, उसमें पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा करके। और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करोगे तो मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, वो स्पेन के हैं। और एशले बार्टी, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया। देखो, विश्व विरासत स्थल की बात हुई है तो 2 पॉइंट और मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो ये बताओ, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 18 अप्रैल। और इस बार इसकी थीम थी विरासत और जलवायु। आप जानते हो भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल, मिक्स्ड हेरिटेज साइट, यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको मिलेगा सिक्किम में। और अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? धोलावीरा, जो कि है गुजरात में।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको रिवाइज करा, एक बार फिर से इनको ध्यान रखना ना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानवता प्राधिकरण यानी कि फसाए, इसने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर होगा हिमालयी याक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फसाई को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? तो जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं उनका स्टैंडर्ड, उनका मानक ये तय करता है। इसकी स्थापना सन 2008 में होती है, 2006 का अधिनियम है। तो अभी इसने हिमालय याक को फूड एनिमल घोषित कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि हिमालय याक की संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसे रोकने के लिए हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित कर दिया है। फूड एनिमल के बारे में बात करेंगे तो ये वो पशु होते हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा खाद्य उत्पादन या उनका सेवन करने के लिए पाला जाता है या उपयोग में लिया जाता है। अच्छा, वैसे फसाई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? राजेश भूषण है। अभी आपको याद हो तो फसाई ने भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट साइट स्टेशन का सर्टिफिकेट भी दिया था। अच्छा, पांडा से आपको याद आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो पांडा ही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लेन स्विट्जरलैंड में। और स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ये अभी लद्दाख का राज्य पशु बना है। और संगाई हिरन, ये मणिपुर का राज्य पशु है। संगाई फेस्टिवल वहीं पे मनाते हैं हम, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे, फिर बताइए, विस्तारा एयरलाइन का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक किया जाएगा? तो आंसर होगा 2024। तो अभी टाटा सन्स ने घोषणा की है कि मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय यानी कि मर्जर कर दिया जाएगा। टाटा सन्स ये एयर इंडिया के अभी मालिक हैं, और विस्तारा में टाटा समूह की हिस्सेदारी 51% है। बाकी 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। तो जब दोनों एयरलाइंस का विलय हो जाएगा उसके बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी केवल 25.1% रहेगी। एयर इंडिया की स्थापना की बात करें तो जेआरडी टाटा ने इसकी स्थापना कर दी थी 1932 में। फिर 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, और उसके बाद एयर इंडिया की हिस्सेदारी सरकार के पास चली गई थी। वर्तमान में एयर इंडिया के एमडी-सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, ये नाम याद रखना, और अभी इसको यूज कर सफल लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन। कहाँ पे किया सफल लैंडिंग? राजस्थान के किशनगंज हवाई अड्डे पे। अभी आप जानते हो गो एयरलाइन ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? गो फर्स्ट। और स्टॉक मार्केट के दिग्गज कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला, उनकी एक एयरलाइन है, उसका नाम क्या है? आकाशा एयरलाइन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है ये 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से होता है, और इन 5 एलिमेंट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हम पंच महाभूत का आयोजन कर रहे हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा कुछ दिन पहले इनमें से एक का आयोजन हुआ था, याद आ रहा है आपको? आकाश का, जिसे हमने क्या कहा था? आकाश फॉर लाइफ। ये हमने अक्टूबर में पढ़ा था, और जिसका आयोजन कहां पे हुआ था? देहरादून में। फिर मैंने आपको वहां पे कहा भी था, देखो जैसे जैसे बाकियों का आयोजन होगा वैसे वैसे हम इसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी दिसंबर 2022 में वायु का भी सम्मेलन हो गया है। कहां पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इस सम्मेलन में वायु गुणवत्ता के ऊपर चर्चा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाश वाले का आयोजन हुआ था देहरादून में, और वायु वाले का हुआ है भुवनेश्वर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया था? गन्ना का उत्पादन से संबंधित है ये, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था। और वायु शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन अभी इंडियन एयरफोर्स ने किया था राजस्थान। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं के द्वारा काले प्रवाल की प्रजातियां खोजी गई? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी काले प्रवाल की यानी कि कोरल की, प्रवाल को इंग्लिश में कहते हैं कोरल, इसकी 5 प्रजातियां खोजी गई है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो
तो ये काले प्रवाल की जो 5 प्रजातियां हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में खोजी गई है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्री वर्षा वन किसे कहते हैं? प्रवाल को कहते हैं, कोरल को। और प्रवाल भित्ति से बने द्वीप को क्या कहते हैं? एटॉल। और प्रवाल भित्ति से बना द्वीप भारत में कहां पर है या कौन सा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अच्छा, प्रवाल का निर्माण किससे होता है? यह भी प्रश्न बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और विक्टोरियन से याद आएगा विक्टोरिया, ये स्थान ऑस्ट्रेलिया में है जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होगा। अभी 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में, जिसमें पहले स्थान पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे था उसमें। बाकी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑस्ट्रा हिंद नाम से एक एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज होता है जिसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक का आयोजन भी करता है ऑस्ट्रेलिया जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। अभी काकाडो एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, भारत में इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाकी अमित दास गुप्ता का नाम याद रखो, अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला था इनको। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया था दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। अभी डेविस कप आपको याद होगा, पहले तो ये याद रखो डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। इसको कनाडा ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। फिर आपने पढ़ा था पहला बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप कहते थे, जो कि महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसको स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अभी महिलाओं का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो 2022 में हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और एक टेनिस ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर है। और महिलाओं का टूर्नामेंट जीता था यानी कि वुमेन सिंगल, एशले बार्टी ने। वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी, क्योंकि संन्यास ले लिया, इसलिए मैं थी बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, इतना आप याद रखो। और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बार बार रिवाइज करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ऐसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बस अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए। और नए हैं चैनल पे, पहली बार है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।